Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगी। शुरुआत करी जाए तो आजकल आप लोगों ने ये टर्म बड़ा सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। हर सरकार अपने सिटीजन से कह रही है, अपने नागरिकों से कह रही है और लोग भी आपस में कहते रहते हैं। जो आपने देखा होगा, अगर हम अच्छे लेवल पे बात करेंगे तो कहते हैं नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आखिरकार भाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज हम अपनी आज की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं एंड विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। मतलब आज तो हम जो चीज है उसे यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उसे इतना बचा के चल रहे हैं कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको भी यहाँ पे कमी ना देखने को मिले। एक टेक्निकली इनकरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपके पास 1000 लीटर पानी है, तो इस पानी को आप आज भी यूज कर रहे हो, अपनी जरूरतों के लिए पूरा कर रहे हो, लेकिन बर्बाद नहीं कर रहे हो, फेंक नहीं रहे हो, इसका अननेसेसरी यूज नहीं कर रहे हो। इसको जरूरत के हिसाब से आप भी यूज कर रहे हो और इतना भी आपने बचा दिया है कि आपके आने वाले जो फ्यूचर में लड़के बच्चे नाती पोते हैं वो भी इनका यूज कर सके। तो ये होता है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, ग्रीन जीडीपी हो गया, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें ग्रीन जीडीपी का टर्म भी बड़ा पॉपुलर है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप कहो कि सिर्फ इंडिया में, सिर्फ भारत में, सिर्फ यहीं के लिए मान्य है, तो नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में आजकल बहुत बड़ी नीड बन गया है। आप देख रहे हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इतना बढ़ना, पूरी धरती ही गर्म हो रही है, इन्वायरमेंट इतने इश्यूज हो रहे हैं, इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, पूरी धरती पे बढ़ रहा है, एक तो जगह नहीं बढ़ रहा। और इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस आप देखने को देखते हैं, कहीं पे कुछ बर्ड्स वगैरह हैं, स्पैरो वगैरह, देखिए हमारे बचपन में ही कितनी सारी थी, गौरैया जिसे कहते हैं, आज की डेट में आपको देखने ही कोई नहीं मिलेंगी। तो भाई ये सारी चीजें आप देखते हो, कहीं बहुत सर्दी पड़ने लग गई, कहीं बहुत गर्मी पड़ने लग गई। ये सारी वजह ही है कि हमारे अर्थ का जो बैलेंस है डगमगा रहा है, काफी क्रिटिकल है हमारे पूरे अर्थ के लिए। इसलिए सारी कंट्रीज का आना बहुत साथ में जरूरी है। सिर्फ एक कंट्री के कोई भी कदम उठाने से कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की बात करी अच्छे से, और क्या जरूरत है ये भी हमने सोचा, क्योंकि आगे आने वाला समय और बर्बाद हो, उससे अच्छा है अभी कुछ कदम उठा लें। और इसी के चलते जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इशू है, इसे अर्थ समिट जो कि 1992 में हुई थी बच्चों, उसके अंदर उठाया भी गया था। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की बात करी गई थी। सारे ही जो कन्वेंशंस हुए, जो भी हुए, इनके अंदर भाई इश्यूज क्या आते हैं, ग्रीन हाउस एमिशन से। आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस ही की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। तो क्या इश्यूज आते हैं ग्रीन हाउस एमिशन की वजह से, अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये सब कैसे होगा, है ना। और भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, हम किस तरीके से एक साफ हवा को ला सकते हैं ना, साफ एनर्जी ला सकते हैं, हम जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इतने सारे एनिमल जो एक्सटेंट हो रहे हैं, इन्हें कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से हम पेड़ों को लगाएं जो हमारा एटमॉस्फेयर सही हो, हमारे का जो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे कि भाई कोल वगैरह का, कोयले वगैरह का जो यूज करते हैं, उससे हम कैसे ही सोलर या फिर विंड एनर्जी का यूज करके उसको बचाएं। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जिसे हमें सॉल्व करना ही है। लेकिन अब मामला क्या है, हमें पता है कि भाई वजह क्या है, समझ रहे हो आप, हमें पता है कि वजह क्या है, कि क्या दिक्कतें हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ हमें पता है। अब बस लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये वजह ही पता है, लेकिन इनके लिए कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। दिक्कत है पता है, लेकिन दिक्कत को सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है कि हम हर एक कंट्री को कुछ काम दे दें, है ना, कि भाई आप इतना करो, भाई आप अगर आज इतना पोल्यूशन निकालते हो, 10% पोल्यूशन निकालते हो, तो आप कोशिश करो कि चीजों को थोड़ा अपने यहाँ इनोवेशन लेकर आओ और 10 की जगह पोल्यूशन को 3% 4% पे लेकर आइए। तो हर एक कंट्री को ऐसा काम दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। भैया बहुत कायदे से भाई कंट्रीज जो है वो अपना अपना काम करेंगी और पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो भाई इतना अच्छा आइडिया निकाल लिया, सब कर लिया, तो प्रॉब्लम आखिरकार है कहाँ? प्रॉब्लम है रिच कंट्रीज के साथ में। जितनी ये गंदगी है ना पूरे एटमॉस्फेयर में बच्चों,
ये सब देन जो है आज की डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए वगैरह जैसी कंट्रीज की देन है, इंग्लैंड वगैरह जैसी कंट्रीज की देन है। क्योंकि देखिए, जब इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह आया था, जब इनके यहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ था, उस वक्त की बात है, उस वक्त एटमॉस्फेयर बहुत साफ हुआ करता था और कूड़ा फैलाने वाले यही पहली कंट्रीज थी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने अपने एटमॉस्फेयर को गंदा किया और इतना ज्यादा गंदगी फैलाई। लेकिन आज की डेट में होता क्या है, इल्जाम किस पे जाता है? इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज पे, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और आज अगर उनकी कंपैरिजन में हम थोड़ा भी, इतना सा भी अगर हम जो है वो पोल्यूशन करते हैं, तो कहने की क्या बात हो जाती है कि भाई इंडिया चाइना जो है वो उनकी वजह से हो रहा है। खासकर चाइना को हटा दीजिए यहाँ से, इंडिया जो है वो इतना पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में लेकर आ रहा है, ऐसी कोई बात है ना। तो ये सारे इश्यूज हैं। अब देखिए यहाँ पे और मेन बात क्या हो जाती है ना, कि जो भी टारगेट दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, तो जो भी टारगेट दिए जाते हैं हर एक कंट्री को अलग अलग, तो होता क्या है कि इसमें जो डेवलप कंट्री है वो अपने टारगेट्स को टाइम से पूरा नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री की, तो डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो हाँ अपने टारगेट को, इंडिया अपने टारगेट को बहुत जल्दी पूरा कर लेती है। और वही जगह अगर हम देखें बाकी डेवलप्ड कंट्रीज को, तो वो इतनी जल्दी इन चीजों पे ध्यान नहीं देती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जो है यहाँ पे खड़ी होती हैं चीजों को पाने में, चीजों को ठीक करने में। हालांकि देखिए कुछ इंडिया के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और पॉपुलेशन के साथ साथ एक चीज आपने देखा होगा, हमारे यहाँ गरीबी जो है, हमारे जो पुअर पीपल है वो बहुत ज्यादा है ना। तो अब ये समझो आप कि अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्शन ऐसा करें कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, आगे आने वाली जनता के लिए भी रहे, सब अभी भी फीड करा ले हम सबको, है ना। अगर हम इतना कुछ अच्छा सोच के चलते हैं अपनी लाइफ में, तो इसके लिए बात तो ये है ना कि हमारे पास लोग भी कम हो फीड कराने के लिए, या गरीबी भी कम हो। देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, चीजें आप सही से समझोगे। सपोज करिए कि आपके घर में 10 किलो चावल है, ठीक है। अब सामने वाले घर में भी 10 किलो चावल है। अब हुआ क्या कि सामने वाले घर में जो रहने वाले मेंबर हैं वो हैं 10 लोग, और आपके घर में रहते हैं 15 लोग, ठीक है। तो भाई होता क्या है कि जो सामने वाला घर है जहाँ पे 10 लोग रह रहे थे, है ना, वहां पे क्या होता है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग भूखे हैं, और 5 लोग जो हैं वो उनका पेट भरा हुआ है। तो हुआ क्या कि इसमें से मान लीजिए कि एक पर्सन ने कुछ चावल खाया, तो 5 ही लोगों ने तो खाया ना चावल, ठीक है। अब जो बचा हुआ चावल था वो बचा लिया गया, फ्यूचर में कोई भूखा हो जाए या भाई इनके बच्चे बच्चे होंगे उनके लिए बचा लिया गया। लेकिन अब हुआ क्या कि भाई जहां आपके घर में 15 लोग थे और 15 में से 13 लोगों को भूख लग रही थी, तो यही 10 किलो ही तो चावल है ना बच्चों, तो इसमें आपका 10 किलो चावल ज्यादा यूज हो गया। अब थोड़ा सा ही बचा आगे आने वाली जनरेशन के लिए, या हो सकता है कि आगे भाई ये जो 2 लोग हैं इनको भी भूख लग जाए, थोड़ा बहुत इनको खिलाना पड़े, तो इसी वजह से आप सेविंग्स नहीं कर पाए ज्यादा। और यही एक इशू है इंडिया के लिए भी, कि इंडिया में भी इतनी गरीब जनता है कि ज्यादा गरीब है, उसको प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम हमारे यहाँ सैनिटेशन की है, लिविंग कंडीशंस बहुत खराब हो जाती हैं, प्लास्टिक का यूज करना, रिवर्स वगैरह इतनी पोल्यूट हो जाती हैं, तो ये सब रोड़े होते हैं, हर्डल होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो ये सारी वजहें हैं जो इंडिया को इशू फेस करना पड़ता है। आगे बढ़ाएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे हम रिलेट करते हैं और कुछ बातें आपको समझाते हैं। तो देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, COP जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर सीन क्या था कि भाई COP 21 जो हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी याद रखिएगा, पेरिस के अंदर हुई थी। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि उसमें 195 नेशंस, 195 नेशंस ने, है ना, दिसंबर 2015 में एक ये क्लाइमेट चेंज के लिए लोग सामने हैं, और यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ। और यही एक बहुत ही पॉपुलर अग्रीमेंट है जिसे हम लोग पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं ना बच्चों। तो पेरिस एग्रीमेंट यही है, इसी को साइन करा गया, है ना। अब इसमें कहा गया हर एक इंसान को कि भाई हर एक नेशन से कहा गया कि 2020 तक का जो मामला रहेगा उसके बाद चीजें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टारगेट काम करना होगा। अच्छा, बट बैकग्राउंड की अगर हम कुछ बात करें तो बैकग्राउंड में क्या था, पहले MDG का मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो 2000 से सन 2000 से 2015 तक के लिए चले थे, और अब ये पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ, ये 2015 की बात है। तो ये जो रहा 2015 में, ये जो MDG है, MDG को बदल के अब क्या कर दिया गया, SDG,
और SDG आप इतने लोग तो गेस कर चुके होंगे, SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर है? MDG का फुल फॉर्म था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो SDG में कन्वर्ट कर दिया गया। और एम क्या था कि हम भैया एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगले 15 सालों के लिए सारे नेशंस जो हैं अगले 15 साल जो है वो सारे नेशंस मिलकर काम करेंगे और यहाँ पे सारी सरकारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में यहाँ पे चीजें करेंगी। और इसी के अंदर जो अभी हम आपको बताएंगे आगे 17 तरह के 17 सेट रखे गए SDG के मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, और 169 टारगेट्स को रखा गया जिसे अडॉप्ट करा गया पूरे ही वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स के द्वारा 2015। इतनी बात समझ में, ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब चीजें और आगे बढ़ी और 21st COP हमने देखा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21st में सारा काम हुआ। फिर बात आती है 22nd COP की। 22nd COP में क्या हुआ, UN के अंदर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे मीटिंग रखी, और मीटिंग कहाँ रखी गई, मोरक्को में। मोरक्को में एक जगह है जिसका नाम है मराके, ठीक है, मैराके में मोरक्को के अंदर मीटिंग रखी गई। बहुत सारे डिसीजन लिए गए कि किस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट को किस तरीके से क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है, और जो भाई इनको कैसे फोर्स में आएंगे, किस तरीके से चीजें डेवलप करनी है ना, कैसा प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे, सारी बातें हुई। और इस जो मोरक्को के अंदर मीटिंग थी, ये इसने कन्वेंशन के अंदर मीटिंग देखी एज वेल एज क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, है ना, पहली दफा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आया, देखा गया। अब देखिए यहाँ पे हेडलाइंस और आउटकम्स अनाउंसमेंट के क्या थे, यहाँ पे ये समझिएगा क्या हेडलाइंस रहे, क्या आउटकम रहे इसके। तो पहला क्या था, कंट्री ने कहा, कंट्रीज ने अपने आप को 2 साल दिए 2018 तक के लिए कि वो देखती हैं कि अग्री करेंगी रूल्स पे, प्रोसीजर पे, जो भी पेरिस एग्रीमेंट के रूल्स प्रोसीजर है इसमें अपने आप को अग्री करने के लिए उन्होंने 2 साल का समय लिया। दूसरी बात, टेक्निकल वर्क ने गाइडेंस वगैरह, जो भी सवाल उठे वर्क प्लान के, है ना, कैसे फोकस करना है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या रहेंगे, है ना, कि नेशंस जो है कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका क्या मामला रहेगा, कैसी ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी, ग्लोबल स्टॉक कैसा होगा, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट या ट्रांसफर को लेके कैसे अडेप्टेशन होगा, मार्केट या नॉन मार्केट क्या अप्रोचेस होंगे, सारी बातों के लिए यहाँ पे बात करी गई। फिर इन्होंने 5 सालों का, सारी कंट्रीज ने मिलके 5 सालों का वर्क प्लान बनाया, है ना, कि लॉस डैमेज के ऊपर क्या चीजें होंगी यहाँ पे। अच्छा, जो डेवलप कंट्रीज थी, रिच कंट्रीज थी, जो डेवलप कंट्रीज थी, उन्होंने एक रोड मैप बनाया 2020 तक का, है ना, कि हमें करीब $100 बिलियन पर एनम का हमें क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हम लेंगे। बहुत सारी चीजें थी, स्टेटमेंट ये रखा गया कि क्या एक्शन, क्या कंट्रीज लिया जाएगा, है ना, और इस पे भी अग्री करा गया। उसका नाम था द मराके एक्शन प्रोक्लेमेशन फॉर अ क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम, है ना, ये क्या है, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप है कंट्रीज की, है ना, जो कि जिनको सबसे ज्यादा इस वार्मिंग से लॉस होगा, है ना, कि इसमें जैसे कि मान लो कोई आइलैंड है, आप ये समझो कोई आइलैंड है, अब वो तो समुद्र के बीच में कोई एक छोटा सा आइलैंड है। अब हुआ क्या, वार्मिंग हुई, उससे समुद्र का लेवल बढ़ा, भाई जानते हैं बर्फ पिघल पिघल के और समुद्र में आएगी, सीज का लेवल बढ़ता है ना, तो सीज का लेवल बढ़ा और क्या हुआ, ये आइलैंड उसमें डूब गया, तो ये वल्नरेबल होगा ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ऐसे जो भी वल्नरेबल जो भी थे आपके जो भी कंट्रीज थी, इन्हें कमिट करा गया कि अपडेट करें अपना NDCs को, है ना, NDC मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2020 से पहले अपडेट करें, कि लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाएं, कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे ही जो है वो एमिशन अपने कम कर सकते हैं, पोल्यूशन हम कैसे कम कर सकते हैं, और अपनी एनर्जी को 100% 100% रेन्यूएबल बनाया जाए, रेन्यूएबल सोर्सेज से करा जाए, कि मतलब जैसे कि विंड से या सन वगैरह से इसको करने की बात करी जाए। तो भाई इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे स्टोरी को और आगे लेके जाते हैं, तो कंट्रीज अभी के बताएं तो 2020 को नेक्स्ट माइलस्टोन देख रही थी, अब कोरोना के चक्कर में उनका सोने पे सुहागा हो गया, है ना। तो अब इनका सीन क्या था कि भाई देखिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये स्पेशल रिपोर्ट देगा, है ना, कि भाई क्या कैसे हम यहाँ पे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ऑब्जेक्टिव हम लेके चल रहे थे, है ना, हमें कैसे एक साथ इसमें काम करना है, सारे स्टेक होल्डर्स को कैसे लेकर आना है कि हम इससे ज्यादा यहाँ पे अपने अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़ाएं, है ना, और हम अगर इसमें वही कमी हो रही है, नहीं हो पा रहा है इतना, तो हम अपने जो नेशनल डिटरमाइंड टारगेट्स थे कि हर कंट्री को इतना इतना अचीव करना है, उसको भी थोड़ा बढ़ाएं, कि भैया देखो थोड़ा और अचीव करो, और हमें टारगेट तो अपना पूरा ही करना है ना, कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कंपैरिजन करेंगे दूसरी कंट्रीज के एक्शन के बीच में, ये सारी बातें यहाँ पे लाने की बात करी गई। अब हम इंडिया की खुद की बात करें, तो देखिए इंडिया ने अपना टारगेट हमेशा से पूरा करा है,
है ना, और क्लाइमेट चेंज के लिए कि कैसे हटाना है, एफर्ट्स वगैरह इंडिया ने काफी अच्छे लिए हैं। इंडिया ने अपना जो ये नेशनल डिटरमाइंड टारगेट था ना कि हम इतना करेंगे, टारगेट बहुत अच्छा लिया था और हमारी कंट्री ने काफी उसके लिए काम भी बहुत अच्छा किया, है ना। इसका जो हमारी इंडिया का टारगेट था, खुद का टारगेट था एमिशन की इंटेंसिटी को कम करने का, ये था कि हम यहाँ पे जीडीपी से 33 से 35% जो इसका रहेगा 2030 तक हम कंपेयर करेंगे, मतलब 2030 तक हम कम करके दिखाएंगे अगर हम कंपेयर करें 2005 के लेवल से, तो है ना 2005 के लेवल से 2030 तक अगर हम देखें, 2030 में हम यहाँ से 30 से 35% इसकी इंटेंसिटी, इसकी एमिशन की इंटेंसिटी अपने जो है कम करके दिखाएंगे। अब साथ में इंडिया ने बहुत सारी और चीजें भी करी, बहुत अच्छी चीजें करी, जैसे कि हमारे भारत ने जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह को जो है सेटअप करा, है ना। इसमें क्या है कि 121 जो है वो सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, है ना। तो इंडिया ने ये भी इनिशिएटिव लिया सेटअप करने का, और ये पूरी तरीके से आप कह सकते हो ये जो कंट्रीज हैं, या तो पूरी तरीके से या पार्शली आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगी कंट्रीज ये जो है। अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि आखिरकार कौन सी ऐसी लाइन है जो हमारे यहाँ से होके जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कहाँ से होके जाती है वो भी बता देंगे तो वाह भाई वाह। अब देखिए ये जो सारी कंट्रीज मिलके काम कर रही थी, 121 सोलर रिच कंट्रीज जो है वो काम कर रही थी, तो ये सारी ज्वाइंटली लॉन्च करी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे इंडिया के और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा। ये कब करा गया था? 30 नवंबर 2015 को पेरिस के अंदर किया गया था। और ये किस लाइन पे था? ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। अब देखिए यहाँ पे पेरिस डिक्लेरेशन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे था, है ना, इसने क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि जो कंट्रीज हैं उन्हें अपना कलेक्टिवली जो है एक साथ मिलकर एक एम्बिशन लेना होगा, है ना, मतलब एक अपना एम बनाना है कि हमें देखो किसी भी तरीके से ऐसे इनोवेशंस लेकर आने हैं, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, ऐसा टेक्निकल चीजों में इतना स्ट्रॉन्ग करना है खुद को, और ऐसे एफर्ट लेने हैं कि हम फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को और कम करें, है ना, पैसा भी हमारे यहाँ पे कम लगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी हो, है ना। और इससे क्या हो कि भाई हम जो सोलर जनरेशन में है, हम जो नया भाई हम चाहते हैं ना कि हम सोलर एनर्जी का पूरा यूज करें। अब देखिए इतनी गर्मी भी आ रही है, हाँ धरती में भी इतनी गर्मी पड़ रही है, तो क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। तो इसके लिए हम कैसे बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी से इसको जो है वो हम आगे ले जा सकते हैं। तो अभी भी आप देखते होंगे कि भाई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ भी गई हैं, इन्वर्टर्स वगैरह सोलर से चलते हैं, सोलर पैनल से चार्ज होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव है, आगे आने वाले समय में उस पर रिसर्चेज होंगी तो वो भी कम रेट के हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि भाई आज इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंस रिड्यूस कर सकते हो। तो ये है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ हमने काफी एफर्ट्स लिए। देखिए इंडिया ने कुछ अपने जो नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स वगैरह थे क्लाइमेट चेंज को लेके, उसमें क्या अनाउंस करा, समझिए कि हम क्या करेंगे, हम एक अच्छे तरीके से एक सस्टेनेबल लिविंग, एक हेल्दी लिविंग लेंगे, और ये जैसे हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज थी हमारे पहले से, हम कैसे जो है बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन, कि मतलब हम क्या करेंगे कि हम ऐसे तरीके से अपनी जिंदगी को मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे जिससे हम एक मॉडर्न चीज़ों को भी अडॉप्ट करें, और हम ट्रेडिशनल जो हमारी चीज़ें हैं या वैल्यूज हैं हमें, जिसे हम कंजर्व करना है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, उसे हम कंजर्व भी करते चलें। दूसरी बार इंडिया ने कहा कि हम ऐसा क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ों को लाएंगे, कि भैया देखो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और क्लाइमेट फ्रेंडली भी हो। अब ऐसा ना हो कि भैया हमें कोई चीज़ पैसा देती है तो उसके लिए हम सारे पेड़ काट डालें, ऐसा भी ना करें। तीसरी बात कि हम 40% का, है ना, इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी रखेंगे जो कि होगी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से, और ये 2030 तक हम करेंगे, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करेंगे, है ना, कोल वगैरह का यूज नहीं करेंगे, हम ऐसी चीजों का उपयोग करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, और ये काम हम 2030 तक करके दिखाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ करेंगे। हम एडिशनल कार्बन सिंक रखेंगे 2.5 से लेके 3 बिलियन टन तक का, है ना, ये इक्विवेलेंट होगा भी फॉरेस्ट CO2 ये होगा थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। तो अब इसमें क्या है कि 2030 तक हम ये एडिशनल कार्बन सिंक रखेंगे। तो कार्बन सिंक समझते हैं क्या होता है? कह रही है इंडिया कह रही है कि 2.5 से 3 बिलियन तक का रखेंगे। देखिए होता क्या है कि जैसे कार्बन जो हमारे यहाँ निकलता है फैक्ट्रीज वगैरह से, है ना, तो ये जो पेड़ वगैरह होते हैं यही तो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन। अब पेड़ ही काट दोगे तो ये कार्बन एक तो एब्जॉर्ब हो रहा था वो भी गया, और ये जो आया वो एटमॉस्फेयर में और बढ़ गया। तो यही चीज होती है ना। तो यहीं पे इंडिया का ये कहना है कि हम इतने
ट्रीज वगैरह लगा देंगे, है ना, हम ऐसा ट्री कवर कर देंगे, इतना एडिशनल फॉरेस्ट और ज्यादा ग्रो कर देंगे जिससे हम कार्बन सिंक और बढ़ा सके, मतलब यहाँ पे जो कार्बन है उसकी यहाँ पे एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी और बढ़ा सके। अब देखिए ना, ट्रीज काटने के यहाँ पे दो लॉसेस होते हैं। एक तो ये कि आपका जो कार्बन ये एब्जॉर्ब कर रहा था वो गया, और दूसरा ये कि जो स्टोर इसके अंदर था ऑलरेडी कार्बन वो भी उड़ा एटमॉस्फेयर में। कितने लोग को ये बात नहीं पता है। तो जो थोड़ा बहुत स्टोर था वो भी अगर उड़ गया तो वो भी एटमॉस्फेयर में आ गया, तो बहुत लॉसेस है। और इंडिया इसी के 2030 तक का ऐसे टारगेट बनाया कि हम इसको भी रोकने की कोशिश करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट वगैरह इन्होंने कहा कि हम बढ़ाएंगे, क्लाइमेट चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम हिमालय रीजन को और हेल्दी बनाए, कोस्टल रीजन को और अच्छा बनाए, एग्रीकल्चर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, हेल्थ में करेंगे। और यहाँ जो डोमेस्टिक मतलब अपने जो घर का सामान है, यहाँ इंडिया के अंदर की चीजें हैं, नया है, एडिशनल फंड्स होगा जो डेवलप्ड कंट्रीज देंगी हमको, है ना, उन सबका सारे फंड्स का यूज करके हम देखेंगे किस तरीके से हम रिसोर्स और रिसोर्स गैप को भर सकते हैं, है ना, जो हमारे यहाँ बीच में गैप आ रहा है रिसोर्स में, और भाई रिसोर्सेज हम नहीं पा रहे हैं, चीजें नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। ऐसी कैपेसिटीज बनाएंगे, है ना, कि हम अच्छा प्रॉपर आर्किटेक्चर इतना हो, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी अच्छी हो इंडिया के लिए, है ना, चाहे इसमें हमें कितना भी रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़े, फ्यूचर टेक्नोलॉजी हम ऐसी करेंगे। तो ये सारी की सारी प्यारी प्यारी बातें इंडिया ने अपनी तरफ से कही। अब देखिए, हम और आप एक फ्री का ज्ञान है, हमारा आप मिलकर अगर चीजों को करें ना, इंडिविजुअल लेवल पे ये ना सोचें कि अरे हमारे करने से क्या होगा, तो अच्छा हो सकता है। इंडिया ने कमिटमेंट कर दिया है, पूरा हम लोग कर लें। अब यहाँ पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको बताया 17 सेट्स हैं, इसके अंदर 17 सेट्स हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो पहला कहता है नो पॉवर्टी, है ना, पहला सेट बोलता है कि नो पॉवर्टी, मतलब यहाँ पे हमें पॉवर्टी को हटाना है, हर तरीके से, हर फॉर्म से, हर तरीके से हमें गरीबी हटानी है, गरीब नहीं गरीबी हटानी। दूसरा है जीरो अंकर, कोई भी भूखा ना सोए, इतनी फूड सिक्योरिटी हो जाए, इतना न्यूट्रिशन अच्छा हो जाए कि जो खाएं वो हेल्दी हो। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, हमारी सेहत बढ़िया हो, है ना, इंश्योर हेल्दी लाइफ फॉर ऑल। क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, औरत आदमी में फर्क ना करा जाए, वुमेन एम्पावरमेंट हो, दोनों कमाएंगे। तो देखिए दो ही हैं, जेंडर है वही, यहाँ पे अगर दोनों ही कमाते हैं और तो भाई आदमी है चाहे औरत है, अगर एक जैसा मानो दोनों ही कमाएंगे तो हमारा देश और ऊपर जाएगा। उसके बाद अच्छा पानी हो, साफ पानी हो, सफाई हो, अच्छी अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी हो, यहाँ पे अच्छा काम हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया तरीके से हो, इंडस्ट्री हो, इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, इनइक्वालिटीज ना हो, भेदभाव ना हो, सस्टेनेबल सिटीज हो और कम्युनिटीज हो, कि मतलब ऐसी हो, अच्छी सिटीज हो। यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि सिटीज वगैरह ऐसी बनाओ, ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा अच्छा सेफ हो, है ना, ऐसा ना हो कि भाई डकैती हो रही है, चोरी चमारी हो रही है। उसके बाद अच्छा कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन बढ़िया हो, मतलब यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन पैटर्न ऐसे हो, अच्छे पैटर्न हो कि आज आप खा रहे हो तो आगे फ्यूचर में आपके जान भाई नाती पोते भी खा सके, ऐसा नहीं आज ही आप खा लो खत्म कर दो। फिर क्लाइमेट एक्शन की तरफ चीजें हो, मतलब ऐसे अर्जेंट आपको ऐसे स्टेप्स उठाने हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भाई हमें रोक लगानी है चीजों पे, खराब चीजों पे, और रिन्यूएबल एनर्जी हम जो है वो उसका यूज और ज्यादा बढ़ाना है हमें। उसके बाद है लाइफ बिलो वाटर। अब देखो भाई धरती के ऊपर क्या चल रहा है वो ठीक है, पानी के नीचे की भी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर नदी के अंदर कूड़ा कचरा डाल दोगे तो जो फिशेज हैं, जो जो मरीन एनिमल्स हैं वो सब मर जाएंगे। तो हमें उसकी बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी करनी है, ओशंस की, सीज की, है ना, उनके रिसोर्सेज को भी ध्यान रखना है, लाइफ बदुआ ना लग जाए फिर इससे। अब देखो भाई लाइफ ऑन लैंड, भाई ऐसा नहीं है कि अब पन्नी वन्नी इधर उधर पड़ी है, काऊ ने खा लिया, डॉग ने खा लिया, देखा होगा कितने मुंह में फंस जाती है, एक एग्जाम्पल है। फिर फॉरेस्ट वगैरह अच्छे से चले, जैसे मैं पता है मैं गई थी केदारनाथ, तो व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम देयर, तो वहां पे रास्ते में बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, बहुत सारे फाउंटेन्स क्या कहते हैं, वाटरफॉल्स हैं, आई एम सो सॉरी, तो बहुत सारे झरने वगैरह रास्ते में देखने को मिलते हैं आपको, बहुत सारा, मतलब हर एक कदम के बाद। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतने ऊपर भी इतनी ज्यादा गंदगी हो रही थी उन झरनों में, इतनी प्लास्टिक थी, ये था वो था, एंड आई वाज कंटिन्यूअसली थिंकिंग द सेम थिंग कि भाई आप समझ रहे हो ये चीज आगे आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अभी आप सोच रहे हो कि पहाड़ी तो है कोई बात नहीं, लेकिन हम खुद सब कुछ खराब कर रहे हैं। क्या ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी मैं इस बारे में, मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पे। तो लाइफ ऑन लैंड जो है हमारी, तो भाई हमें यहाँ पे जितना हमारा टेरिटोरी मतलब लैंड पे जो इकोसिस्टम है उससे प्रोटेक्ट करना है। फॉरेस्ट हो गया, हमें डेजर्टिफिकेशन से फाइट करना है। आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने डेजर्ट में इतने सारे प्लांट लगाने शुरू करे, क्योंकि ये डेजर्ट सारी एक पहले से डेजर्ट नहीं थी, है ना, यहाँ भी है भी, जो थार डेजर्ट है वो एक समय पे हरी भरी हुआ करती थी,
अब ऐसे ही क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे होता जाएगा ना, आप यकीन मानिए ये सारी डेजर्ट्स और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो हमें ये रोकना है, इस पे रोक लगानी है ना। बायोडाइवर्सिटी जो खत्म हो रही है, इतना लॉस जो हो रहा है बात बात में, सारे ये सारे इतने सारे एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हुए जा रहे हैं, इन पे भी रोक लगाना है। छठा जो हमारा 16वां जो हमारा था वो था पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। भाई यहाँ पे भाई देखो शांति हो, है ना, पीसफुल हो, लड़ाई दंगा होगा, अपने रिसोर्सेज खराब होंगे, न्याय सही पे मिले, और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, ऐसा ना हो कि भाई इनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। और आखिरी में जो 17th गोल है वो कहता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। मतलब यहाँ पे है कि हमें ग्लोबल पार्टनरशिप बढ़ानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि अच्छे से हो, है ना भाई, पूरा देश मिल के काम करेगा तो चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमने बात कर ली, और स्टार्टिंग में हमने एक और टर्म सुना था, और कहा था मैंने आपसे कि ग्रीन जीडीपी का टर्म बड़ा ज्यादा बोला जा रहा है आजकल, ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए ये होता है कि जब हम जो refer to a national accounting system of a utilization of a non-renewable natural resources of any country and is now being envisioned as a part of sustainable development। अभी क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर कि हमारी कंट्री या मतलब कोई भी कंट्री जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कितना यूज करती है ना, कि भाई यहाँ पे अकाउंटिंग करेगा नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, ऐसा नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री के, उसमें कितना उसने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करा है ना। तो भाई अगर इतना यूज करोगे, सपोज करो कोयला आपके पास 1 लाख टन है, तो उसमें यहाँ पे ये होगा कि हमने कितना यूज कर लिया, कि 10,000 किलो हमने यहाँ पे 10,000 टन अगर हमने मान लो यूज कर लिया, तो आगे फ्यूचर में कब तक चल सकता है ना। तो ये पूरी अकाउंटिंग होती है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देखो जो रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास कम है, ये फटाफट ऐसा नहीं है कि आज कोयला जो है तुमने यूज कर लिया तो बस कल परसों में फिर से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट करने का, कि इस तरीके से इतने एफिशिएंटली, इतने इफेक्टिवली यूज करो चीजों को, कि फ्यूचर में आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए कम ना पड़े, स्कार्सिटी ना हो जाए। और ये माना जा रहा है कि ये जो अकाउंटिंग है ये रास्ता बनाती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है चीजों के लिए। कि अगर मान लो भाई आज आपको पता है कि ये हमें इतने इतने फला फला 100 सालों तक के लिए इसको चलाना है, तो 100 सालों तक के लिए चलाना है, और 100 टन कोयला है, तो आपके दिमाग में ये होगा कि 1 टन को एक ही साल में यूज करना है। अब 1 टन को यूज करने के बाद सोचोगे कि मेरी जरूरत तो 2 टन की है यूज करने की, तो आप सोचोगे कि इस 1 टन को जो है वो हम किसी और रिसोर्स से कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आप रिसर्च करोगे, चीजें को और अच्छे से लेकर आओगे, है ना। तो ये इसका एम होता है कि भाई चीजों को बचाएं और हम नए नए इनोवेशंस में यहाँ पे ध्यान दें। तो अभी सबसे बड़ा इशू क्या है? गरीबी है। अब गरीबी में आप जानते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना पैसा खर्चा नहीं हो पाता है, कोयला वगैरह लोग गांव में जलाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया के लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में बच्चों रोड़ा बन रहा है ना। और यही वजह है कि भाई लिविंग स्टैंडर्ड, हाइजीनिक इतनी नहीं है कि ये प्रॉब्लम होती है। देखिए इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन जीडीपी जो मैंने आपको बताया, इंक्लूसिव ग्रोथ हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करा था। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन जीडीपी, ये सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट टर्म तो हैं, देखने में टोटली अलग अलग है एक दूसरे से इनकी मीनिंग, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है ना, ये इंडिपेंडेंट है ऐसा नहीं कह सकते, है ना। ये इंटर रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, इनकी इम्प्लीकेशंस में आपको दिखेंगे कि ग्रोथ कब होगी, जब आप भाई चीजें सही से मैनेज करके बैठोगे, है ना, तो पैसा आएगा तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ किसी की कैसे होती है कि डेवलप्ड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रीन जीडीपी की अगर बात करें तो भाई अगर हम यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे कम डिपेंडेंसी रखेंगे, तो यहाँ पे हम और अच्छे से रिसोर्सेज अपने रिन्यूएबल बढ़ाएंगे, उससे हमें फायदा होगा। तो आपस में इनकी इम्प्लीकेशंस में ये तीनों के तीनों टर्म इंटर रिलेटेड है। देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको बताएं तो वो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी चीज के लिए पैसा लगाना, पैसा इन्वेस्ट करना उस चीज को, काम को करने के लिए। और यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग है तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज जो हमने बातें करी हैं अभी कि भाई हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ना है, नॉन रिन्यूएबल को कम करना है, एक क्लीनर एनर्जी लानी है, इन्वेस्टमेंट अपने एनवायरनमेंट पे करना है। तो ये सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे पैसों की जरूरत पड़ती है, मैसिव ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और इसी के लिए हमें इस फाइनेंसिंग की जरूरत भी पड़ती है। तो देखिए अगर हम लोकल, नेशनल या ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग करते हैं और पैसा पब्लिक, प्राइवेट या किसी भी सोर्स से लेते हैं, तो हमें उसे टर्म दिया है क्लाइमेट फाइनेंसिंग का। काफी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने भाई स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हो कोई,
तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उसे इम्प्लीकेशंस के लिए जो पैसे की जरूरत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनती है, कैसे रिक्वायरमेंट होगी, कैसे सोर्सेज होंगे, कहाँ से लेंगे, कौन सी कंट्री कितना देगी, सारे के सारा यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ट्राई आउट माय वर्क्स आल्सो, एंड if you want to follow me on Facebook, you can like the page Sirf IS, and you can watch these videos there also. Other links like Twitter, Instagram, Telegram, all are in description box. You can follow me any of them. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.